Good morning, everybody. Let's read the next part of the Flamingo book, the poetry section. And first poetry, My Mother at 66, composed by the well-known poetess Kamala Das. Let's read about the Kamala Das and after the poetry. Kamala Das, born in 1934 in Malabar, Kerala, यानी कि केरला के मालाबार प्रांत में हुआ था. सी इज रिकॉग्नाइज्ड, वह जानी जाती है, वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स, यानी कि भारत के जितने भी फॉरमोस्ट पोइट्स हुए हैं, फॉरमोस्ट यानी वेल नाउन, प्रसिद्ध, जाने माने, उन कवियों में उनका नाम भी आता है. हर वर्क्स आर नाउन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, जो भी कृतियां लिखी गई थी, जो भी काव्य लिखे गए थे, वो वास्तविकता के रूप में जाने जाते हैं, मौलिक रूप में. वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी, एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और उन कार्यों में मिट्टी का देसी स्वाद आता था. इंडिजिनस फ्लेवर, देसी स्वाद ऑफ द सॉइल. कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. कवित्री कमला दास ने कई नॉवेल्स यानी उपन्यास प्रकाशित किए थे और शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियां, इन इंग्लिश एंड मलयालम, इंग्लिश में भी और मलयालम लैंग्वेज में भी, अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कुछ जो उन्होंने ये कार्य किए थे, इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977. 1977 में उन्होंने अल्फाबेट ऑफ लस्ट नाम का एक नॉवेल लिखा था, वो भी इस उनके कलेक्शन में शामिल था. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, लघु कहानियों का संग्रहण, पद्मावती दी हालोट एंड अदर स्टोरीज 1992. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ द पोएट्री, काव्य की 5 पुस्तकों के अलावा, सी इज ए सेंसिटिव राइटर, वह एक संवेदनशील लेखिका है, हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलेटीज, जो कि जटिल सूक्ष्मताओं, सबलेटीज यानी सूक्ष्मताएं, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप यानी मानवीय संबंधों की, इन लाइरिकल एडियम यानी संगीत में रूप से कैप्चर करती है. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. माई मदर एट 66 एक उनका ताजा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स सबलेटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लाइरिकल एडियम में कैप्चर किया था. यह उनका एक ताजा उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें उन्होंने मानवीय जटिल संबंधों की सूक्ष्मताओं के बारे में स्पष्ट किया है. माई मदर एट 66, जिसमें कवित्री अपनी मां के बारे में बताती है. और होता क्या है कि एक दिन वह कोची एयरपोर्ट पे जाती है, तो उसकी मदर उसको सी ऑफ करने के लिए वो एयरपोर्ट पे जाती है. तब उसकी माँ, जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बारे में वो सोचती है कि मेरी माँ अब इतनी बूढ़ी हो गई है कि क्या पता अगली बार जब मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगी या नहीं भी मिल पाऊंगी, क्योंकि डेथ, टाइम एंड डेथ स्पेयर नन, यानी समय और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है, वो अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं. और उसकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी और उसका शरीर जो है वो लगभग पीला पड़ गया था और पूरे शरीर में झुर्रियाँ छाई हुई थी. तो इस कविता के माध्यम से कवि अपनी माँ के बारे में और दुख को प्रकट करती है. वैसे कहा जाता है कि सुख और दुख तो ताने माने हैं, यानी जॉय एंड sorrow are warp and woof.
वार्प एंड वूप का मतलब होता है ताना बाना। या जॉय एंड शोरो, टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, यानी दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। तो अब इस कविता के बारे में या इस पोइट्री के बारे में जानने के लिए इसको रीड करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे, यानी इट वॉज द फ्राइडे शी वॉज ड्राइविंग ए कार फ्रॉम हर होम टू कोची एयरपोर्ट। इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग, और ये सुबह का समय था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कवित्री कहती है कि मेरी मां को मैंने अपनी बगल में बैठे हुए देखा था। बिसाइड यानी सिटिंग बिसाइड हर, डोज ऊँघते हुए, डोज का मतलब होता है नैप, झपकी लेना, अर्ध निद्रा में होना। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था। हर फेस एसन लाइक, और उसका चेहरा जो है वो एसन, एसन का मतलब होता है भस्म पूर्ण, भस्म वर्ण। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, यानी कि उसकी मां का चेहरा जैसे मानो किसी डेड बॉडी का हो, लगभग पीला पड़ चुका था। यानी कि चेहरे की जो ब्राइटनेस है वो अब जा चुकी थी, क्योंकि युवा अवस्था में चेहरे पे एनर्जी होती है और ब्राइटनेस होती है, लेकिन वृद्धावस्था में वो युवा अवस्था की ब्राइटनेस जो है वो समाप्त हो जाती है, चली जाती है। तो अब जबकि वो तो गाड़ी चला रही थी, उसकी माँ उसके पास में बगल वाली सीट पे बैठी हुई ऊँघ रही थी, यानी झपकी ले रही थी, और उसका मुंह लगभग खुला हो गया था। उसकी कंडीशन बहुत ही मतलब क्रिटिकल थी। एंड रियलाइज्ड विद द पेन, और कवित्री को वो दुख हुआ, दर्द महसूस हुआ। अब ये दर्द क्या था? उसकी मां को खोने का, क्योंकि इस एज में कोई कुछ अनुमान नहीं लगा सकता है कि भाई इंसान की कब जो है वो मृत्यु हो जाती है। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, हालांकि वो इतनी वृद्ध थी जितनी वो दिखती थी। उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आ गए थे। उसे बड़ा दुख हुआ अपनी मां के बारे में उसको खोने का, क्योंकि वो कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसको दुख हुआ कि मेरी मां से मुलाकात अब नहीं हो पाएगी। She looked out soon to put that thought away, तो अब उसने अपने दिमाग में जो वो नेगेटिव थॉट्स घुस आए थे, कैसे थॉट्स घुस आए थे? नेगेटिव थॉट्स घुस आए थे उसके दिमाग के अंदर। तो उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो क्या करती है? बाहर देखती है, गाड़ी से बाहर देखती है। Put that thought away and looked out at young trees spreading, तो दिमाग से उन नकारात्मक विचारों को निकालने के लिए वो बाहर का सीन देखती है, यानी कि अपना माइंड जो है उस जगह से हटाने के लिए, उन नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग को हटाने के लिए वो बाहर के पेड़ देखती है जो कि स्प्रिटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। स्प्रिटिंग मीन्स होगा रनिंग फास्ट, यानी कि जो बहुत ही तेज दौड़ते हुए प्रतीत हुए। यानी कि इसमें ये स्प्रिटिंग ट्रीज का मतलब ये होता है, स्प्रिटिंग वन ऑब्जेक्ट्स मूव फास्ट अहेड, ट्रीज सीम टू रनिंग बैक साइड। तो पेड़ जो है वो हमें पीछे की तरफ दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि इसमें डायनामिक और पैसिव एक्टिविटीज को व्यक्त किया गया है। द मेरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित बच्चे स्पिलिंग आउट का मतलब होता है मूविंग आउट। फिर उसने अपने दिमाग में इस छवि को देखा कि प्रसन्नचित बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो यानी इन लाइन के माध्यम से द ट्री स्प्लिटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स,
अपने नेगेटिव विचारों को निकालने के लिए वह बाहर की छवि को अपने दिमाग में प्रवेश कराती है, यानी कि उन चीजों को देखती है जो कि प्रसन्नचित बच्चे जो कि यंग एंड एनर्जी से भरे हुए और दौड़ते हुए पौधे, ये डायनामिक और पैसिव एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं कि बाहर की दुनिया सारी ऊर्जा से भरी हुई थी और चमक से भरी हुई थी, जबकि उसकी मां वृद्ध हो चुकी थी, वह अपने चेहरे का तेज खो चुकी थी, उसका शरीर क्षीण हो चुका था। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो वहां पर सुरक्षा जांच होती है। तो जब वो सुरक्षा जांच हो गई, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अब वो अपनी मां से कुछ गज दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री कहती है मैंने फिर एक बार अपनी मां की तरफ देखा, क्योंकि बार बार वो अपनी मां की तरफ देखती है और उसे दुख होता है, लेकिन वह अपने इस सौरों को हाइड करती है, अपने इस पेन या एग को हाइड कर लेती है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन, वेन का मतलब होता है पेल, पैलिड या पेल, एज ए लेट विंटर्स मून, यानी उसने अपनी मां के फेस को लेट विंटर्स मून से कॉन्ट्रास्ट किया है। कॉन्ट्रास्ट करना यानी कि तुलना की है उसने अपनी मां के चेहरे से, ये कॉन्ट्रास्ट करना बोलते हैं इसको, तुलना। अब लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून का मतलब होता है अ वैनिंग मून, और वैनिंग मून मीन होता है ढलता हुआ चांद। तो ढलता हुआ चांद यानी कि सर्दी ऋतु जब जा रही होती है तो चंद्रमा का प्रकाश भी खो जाता है, क्योंकि पूरी सर्दी में वह some particles of the dust and snow and mist which covered the moon in a wall winter, इन्होंने मतलब धूल मिट्टी के कारण और कोहरे ने चंद्रमा को जो है वो पूरी सर्दी में ढक रखा था, तो वो धुंधला हो गया और ढलता हुआ चंद्रमा का प्रकाश खो जाता है, वो निश्चित हो जाता है। ठीक उसी तरह उसकी मां का चेहरा जो है वो निश्चित हो गया था, उसके चेहरे का जो ब्राइटनेस है वो खत्म हो चुकी थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और अब कवित्री को वही अपना पुराना दर्द महसूस हुआ। अब पुराना दर्द कौन सा था? बचपन में या जब लेखिका छोटी थी तो उसे हमेशा डर रहता था, और वो डर था मां को खोने का। आज वही डर उसको वापस फील हुआ, क्योंकि बचपन में ये होता है, छोटा बच्चा ये सोचता है कि भाई मेरी मां कहीं चली जाएगी, इसलिए वो डरता रहता है और रोता रहता है। आज कवित्री को वही डर फिर महसूस हुआ। उस समय तो सिर्फ खोने का डर था, और आज डर वो था कि अब मैं मेरी मां को सदा सदा के लिए यानी फॉर एवर के लिए खो दूंगी। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मैंने केवल यही कहा कि मां मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगी, क्योंकि वह अपनी मां को अपने दुख को उजागर नहीं करना चाहती थी। वह केवल उससे एज्योर कर रही थी कि मैं आपसे मुलाकात जल्द करूंगी मां, ताकि वह ये चाहती थी कि इस आश्वासन से मेरी मां सरवाइव कर लेगी, अन्यथा उससे बहुत ज्यादा दुख होगा यदि वह मेरे इस दुख को या मेरे कष्टों को देखेगी या मुझे इस तरह से कैसे दुखी देखेगी। तो इसलिए वो अपने मां को केवल आश्वस्त करती है कि मां मैं बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि वह अपनी उस मुस्कुराहट के पीछे अपने शोरों को छिपा रही थी। अपने शोरों को, अपने दुख को उसने अपनी मां को उजागर नहीं होने दिया। वह बार बार उसे आश्वस्त करती रही और उसके सामने मुस्कुराती रही कि मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगी जीवन में। और हालांकि लेखिका को पता था कि मेरी मुलाकात अब वापस मेरी मां से मुश्किल ही होगी, क्योंकि टाइम एंड डेथ स्पेयर नन, समय और मृत्यु किसी को छोड़ते नहीं है।
डेथ और डिके तो जायज है, और एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी उम्र बढ़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी के साथ में ये हमारी पोएम कमला दास के द्वारा लिखी गई समाप्त होती है। और अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स, यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवित्री ने पेन एंड एग, किस प्रकार का पेन एंड एग महसूस किया था, दर्द और दर्द, जब वो अपनी मां की इस कंडीशन को देखती है तो उसे किस प्रकार का दर्द हुआ था, इसके बारे में। तो देखिए, whenever the poet looks at her mother's colorless and pale face, जब भी कवित्री अपनी मां के इस कलरलेस यानी लॉस्ट ब्राइटनेस यानी रंगहीन, लाइक अ सैंड, भस्म वर्ण, स्मोकी, हम इसको स्मोकी भी कह सकते हैं। तो देखिए, एंड पेल फेस और पीला चेहरा, सी रियलाइज्ड दैट हर मदर हैज एज्ड, उसे एहसास हो जाता है कि मेरी मां अब बहुत बूढ़ी हो गई है, एंड हर एंड इज नियर, और उसका अंत बिल्कुल नजदीक है। सी नोज दैट एट दिस टाइम, वो ये भी जानती है कि इस समय हर मदर ओनली नीड्स हर सपोर्ट, कि मेरी मां जिस उम्र में है, जिस एज में पहुंची है, इस उम्र में केवल उसे मेरे सपोर्ट की, मेरी सहायता की, मेरे सहयोग की जरूरत है। इसकी देखभाल करने वाला यहां कोई नहीं है, और वह भी अपनी कुछ अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों की वजह से जाने को कंपेल हुई थी, उसे अब अपना मां का घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। लव एंड केयर, उसके सपोर्ट की, उसके लव की और केयर की जरूरत थी उसकी मां को। शी नोज दैट आफ्टर दिस मोमेंट, वो ये भी जानती है कि इस पल के बाद शी वॉन्ट बी एबल टू मीट हर, वह कभी भी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए योग्य नहीं हो पाएगी, एज हर मदर कैन डाई एनी मोमेंट, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। एंड देन शी विल लॉस हर फॉर एवर, और तब वह अपनी मां को सदा सदा के लिए, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए खो देगी। दैट ऑल वॉज द पेन एंड एग दैट पोएट फेल्ट, बस यही उसे हर प्रकार का दुख और दर्द जो था उस कवित्री को महसूस हुआ था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी उन पेड़ों को स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों व्यक्त किया गया है। यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम हर कार, जबकि वो अपनी कार चला रही थी तो कार चलाते हुए शीशा, यंग ट्रीज आर रनिंग फास्ट, देखा कि छोटे पेड़ जो है वो बहुत ही तेज दौड़ रहे थे। इन ए मूविंग कार, while looking outside the window, चलती हुई कार से जब वह खिड़की से बाहर देखा, it felt like trees are running too, तो उसे लगा कि पेड़ दौड़ भी रहे हैं। Poet felt as if the time was passing, कवित्री ने महसूस किया कि जैसे कि जो समय बीत रहा था, at a similar pace, यानी उसी गति से, the sprinting of the trees symbolizes the pace at which time passes, यानी ये दौड़ते हुए पेड़ इस बात का प्रतीक है कि समय की गति से है, पेश यानी गति, कि किस गति से टाइम जो है वो पास हो रहा है, बीत रहा है, समय बीत रहा है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ, बचपन से इंसान युवा बन जाता है, एंड युवा से फिर वो वृद्ध हो जाता है, एंड वी आर अनेबल टू गिव टाइम टू ईच अदर इन द रश ऑफ द टाइम, और इस समय की भागम भाग में या भाग दौड़ में हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते हैं। दे कम एंड गो देयर ओवन अकॉर्ड, वो केवल अपनी स्वयं की इच्छा से आते हैं और चले जाते हैं। ठीक उसी तरह समय रुकता नहीं है, समय को पंख लगे रहते हैं,
इसलिए कवित्री कहती हैं कि इंसान पता ही नहीं चलता है उसको कि कब बड़ा हुआ बूढ़ा होके इस दुनिया से चला जाता है। एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के काम आने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे की केयर करने का उनके समय ही नहीं मिलता है। समय की भागदौड़ में, रश ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? कवित्री इस छवि को अपने दिमाग में क्यों लाती है? मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, यानी प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। The poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes because they symbolizes the spring of life, क्योंकि ये छवि किस बात का प्रतीक है? जीवन के बसंत का। और बाल्यावस्था हमारे जीवन का बसंत कहलाती है। दे रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये मेरी चिल्ड्रन किसका रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस का, हमारे शरीर की ताकत और हमारी खुशियों का। वो ऐसा क्यों सोचती है? अपने दिमाग से उन नकारात्मक यानी नेगेटिव थॉट्स जो उसके माइंड के अंदर प्रवेश कर चुके थे, उन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से रिमूव करने के लिए वो इस प्रकार की पिक्चर अपने दिमाग में लाती है, ताकि मेरी मां के प्रति जो ये नकारात्मक विचार मेरे दिमाग में घुस गए हैं वो दूर हट जाए। Which contrast with the lifelessness and helplessness, यानी कि यह लाइफलेसनेस और हेल्पलेसनेस, असहाय और निर्जीवता से तुलना की गई। That sets in with the old age, जो कि वृद्धावस्था के साथ स्थापित किए गए। Because youth is the beginning stage of life, क्योंकि हमारा यूथ जो है वो जीवन का शुरुआती स्टेज होता है। द सिंबोलिज्म ऑफ यूथ इज ऑफन नॉस्टैल्जिक एंड ऑप्टिमिस्टिक, नॉस्टैल्जिक और ऑप्टिमिस्टिक होता है। इफ यूथ इज द राइजिंग सन देन ओल्ड एज इज द सेटिंग सन। यदि युवा अवस्था है, यदि हम उसको उगता हुआ सूर्य कहते हैं, तो वृद्धावस्था को अस्त होता हुआ सूर्य कहते हैं। दिस वॉज बोदरिंग द पोएट मोस्ट, यह कवि को बहुत ही चिंता प्रदान कर रहा है। यूथ इज कॉल्ड द राइजिंग सन एंड ओल्ड इज द सेटिंग सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, यानी कवियत्री ने अपनी मां को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है? यानी जाती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा या अस्त होता हुआ ढलता हुआ चांद, जिसको कहते हैं ढलता हुआ चांद, क्योंकि ढलता हुआ चांद अपना प्रकाश खो देता है। Poet compares her mother's face with late winter's moon because face of the mother is pale and withered like winter's moon, क्योंकि कवित्री की मां का चेहरा पीला पड़ गया है, and withered और मुरझा गया है, late winter's moon की तरह। As moon loses its brightness in the winter season, जिस प्रकार चंद्रमा जो है शीत ऋतु के अंदर अपनी चमक खो देता है, क्योंकि कोहरा छाया रहता है, मिस्ट छाई रहती है, इस वजह से उसकी चमक खोई हुई रहती है। ठीक उसी तरह उसकी मां का चेहरा मुरझाया हुआ था। एज इट इज वेल्ड बिहाइंड फॉग एंड मिस्ट, क्योंकि वेल्ड का मतलब होता है कवर्ड, ढका हुआ, कोहरे से ढका जाता है, धुंध से ढक जाता है। The mother's face also seemed to have lost its radiance, उसकी मां का चेहरे ने भी उसी तरीके से प्रकाश को खो दिया था, तेज को खो दिया था। Which was now misted by age, क्योंकि वह एज रूपी उस कोहरे से घिर गई थी, यानी कि बहुत वृद्ध हो गई थी, और वृद्धावस्था में चेहरे का तेज खो जाता है।
विंटर सिंबलाइजेस डेथ, मृत्यु, सर्दी जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। एंड द वेनिंग मून, और ढलता हुआ चांद सिंबलाइजेस डीके, जो कि क्षीणता का प्रतीक है, क्षरण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do the parting words of the poet and her smile signify? कवित्री के जुदाई के शब्द और उसकी स्माइल यानी मुस्कुराहट क्या संकेत करते हैं? The parting words expresses the poet's optimism, यानी उसकी जुदाई के शब्द कवित्री की आशावादिकता को व्यक्त करते हैं। These words console the mother, ये शब्द उसकी मां को सांत्वना देते हैं। That she would soon visit her again, कि वो उसकी बेटी उससे कह रही है कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। She wanted to bid a cheerful farewell to her mother, क्योंकि लेखिका अपनी मां को एक प्रसन्नचित्त जुदाई कह करके रवाना होना चाहती है, अलविदा कहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मेरी जुदाई में या मैं जो इससे विदाई ले रही हूं, इस विदाई के क्षणों में मेरी मां को किसी तरह का दुख महसूस ना हो। She smiles to conceal her fear and pain, वो इसलिए मुस्कुराती है क्योंकि वो अपने उस डर को और अपने कष्ट या दर्द को छुपाती है अपनी मुस्कुराहट के पीछे। ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, क्योंकि वो अपनी मां से अलग हो रही है, दूर जा रही है, उसे दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है, अपने दुख को उजागर नहीं करती है अपने मां के सामने। इसलिए वो मुस्कुराती है ताकि उसकी मां को यह न लगे कि मेरी बिटिया दुखी हुई है मेरे बारे में सोचते हुए। एंड गिव्स हर एजिंग मदर, और वह अपनी इस वृद्ध होती हुई मां को एश्योरेंस ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवित रहने का आश्वासन देती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर? कमला दास अपनी वृद्ध होती हुई मां के बारे में जो विचार आ गए थे, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, उनको हटाने के लिए वो क्या कोशिश करती है? तो देखिए, कमला दास वाज ए बिट अपसेट सीइंग हर मदर ओल्ड। कमला दास अपनी वृद्ध मां को देख करके थोड़ा अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है। इट सीम्स टू हर दैट, उसे ये लगता है कि द डे इज फार व्हेन हर मदर विल लिव हर फॉर एवर, यानी द डे इज नॉट फार। उसे पता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मेरी मां मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, जहां से न तो कभी कॉल आएगा न कभी चिट्ठी आएगी। मेरी दुनिया से वो बहुत दूर चली जाएगी, मैं मेरी मां से कभी मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। यानी वो एक ऐसी दुनिया में चली जाएगी, सितारों से आगे जो जहां है उस दुनिया में। इसलिए वो दुखी हो जाती है कि उसकी मां उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। द लव दैट टिल नाउ ओनली मदर कुड गिव हर वाज फॉर ए लिमिटेड पीरियड नाउ। अब जो प्रेम उसकी मां ने उसके प्रति जो व्यक्त किया था वो केवल सीमित अवधि के लिए था। शी लुक्स आउट ऑफ द कार, और अब उसकी बेटी जो है अपने दिमाग में अपनी मां के प्रति नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए वो कार से बाहर देखती है। टू गेट ऑल दीज थॉट्स आउट ऑफ हर माइंड, इन सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से हटाने के लिए। वेयर शी सॉ सम किड्स प्लेइंग विथ फुल एनर्जी एंड एंथुसिज्म, जहां वो ये देखती है कि कुछ बच्चे जो ऊर्जा से ओतप्रोत और उत्साह और जोश से भरे हुए बाहर खेलते हुए प्रतीत हुए। whose whole life is now in front of them, उनका पूरा जीवन अभी उनके सामने है। She even looks at those green young trees, वह उन हरे युवा पौधों की तरफ भी देखती है। and finds the outside world full of life and activity, और ये पाती है कि बाहर की दुनिया बहुत ही सजीव और अपने कार्यों या गतिविधियों में व्यस्त है। यानी बाहर की दुनिया एक्टिव है।
सब कुछ एनर्जेटिक है, और अंदर उसकी मां एक मतलब खोया हुआ प्रकाश चेहरे का, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ यूथफुलनेस एंड लैक ऑफ ब्राइटनेस। इसी के साथ में इस पोइट्री के माय मदर एट 66 के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपसे मुलाकात फिर नेक्स्ट पोइट्री में होगी। तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स।